हम्म। तो लास्ट क्लास में आई थिंक वी वेयर डूइंग टॉटोमेरिज्म। तो एक बार आप वो बता दो कि कौन से क्वेश्चन पे थे, कहाँ पर एग्जैक्टली हमने फिनिश किया था लास्ट क्लास में। सर कीटो एंड इनॉल को कंपैरिजन करा था एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अच्छा, और इसमें कितने एग्जांपल्स देख लिए थे हमने? सर एक ही देखा था। एक ही देखा था। एक कौन सा था वो एग्जैक्टली? हाँ। ये तो बता दिया था ना कि कीटो एस्टर वाला, कि एक साइड में कीटोन था, दूसरी साइड में एस्टर था एक्टिव मिथाइलिन का। यस सर। ठीक है, तो उसके आगे दो चार एग्जांपल्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। हाँ, और कहीं पर अगर वॉइस में डिस्टॉर्शन हो तो आप फिर बता देना, तो उस टाइम वीडियो को ऑफ कर देंगे और फिर केवल ऑडियो से देखेंगे। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल टॉटोमेरिज्म में ये हो जाएगा कि अगला एग्जाम्पल में बेसिकली हमने ना ये रख दिया है CH3 में, यहाँ पर pH लगा दिया है और ये अपना हो जाएगा OPT। अब इस केस में जो टॉटोमर बनेगा अच्छा, एक चीज नोटिस करना आप कि ये टॉटोमर बन रहा है यहाँ पर ना, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा ऑब्वियसली। ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब इस केस में क्या था, लास्ट वाले केस में क्या था, अपना जो इनोल परसेंटेज था वो कितना था? 8% था ना। लास्ट वाले केस में 8% था, तो यहाँ पर 8% से ज्यादा होने वाला है इनोल या कम होने वाला है? ऑब्वियसली उससे कहीं ज्यादा होगा, बिकॉज ये जो पीएच है, पीएच यहाँ पर स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा, और जो यहाँ पर ये एच है, इसको ये और ज्यादा एसिडिक बनाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच इंक्रीज हो जा रहा है, इस कारण ये राइट साइड में रिएक्शन और ज्यादा फेवर करेगा पिछले वाले केस के कंपैरिजन में। और जब डेटा जब देखा गया तो ये 30% यहाँ पर इनोल है और 70% यहाँ पर कीटो है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। काफी है एग्जाम्पल ये। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको इनोल कंटेंट आपको कंपेयर करना है फर्स्ट। सेकंड, दिस इज थर्ड। इस केस में इनोल होगा तो क्या बनेगा बेसिकली? OH। कुछ ऐसा खास स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर तो कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाला है, इनोल बहुत ही कम होने वाला है। सेकेंड केस में क्या होगा, अगर मैं इस साइड से बनाऊं या फिर चलो इस साइड से ही बना दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन थोड़ा इसमें ज्यादा है, इस कारण इसमें इनोल परसेंटेज इसमें तो ज्यादा ही होने वाला है। इस केस में और भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम इनोल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिनोल बन जाने वाला है हमारे पास। तो ये तो खैर इसको हम बिल्कुल से ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा एरो। ये हमारा इस क्वेश्चन का ऑर्डर हो गया।
ठीक है, अब बेसिकली कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं कि क्या क्या डिसाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने देखा तो क्या हुआ कि इनोल फॉर्म इस कारण इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यहाँ पर एरोमेटिसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर इनोल फॉर्म क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक नेचर का बन गया है। तो इसी कारण काइंड ऑफ एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना सकते हो कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इनोल परसेंटेज। तो अगला टॉपिक यही लिखो, परसेंटेज इंक्लूड परसेंटेज इनोल इज फेवर्ड बाई, ये सारे फैक्टर्स है जिससे कि परसेंटेज इनोल इंक्रीज कर जाता है। पहला क्या है? एसिडिक H इन कीटो फॉर्म। सेकेंड है एरोमेटिसिटी इन इनोल फॉर्म। थर्ड इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में देखा था हमने इसका एग्जांपल, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड इन इनोल। फोर्थ इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन इनोल। कैसे? जब हमने पीएच को लगाया था लास्ट वाले एग्जांपल में तो इसका कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो बस यही इतना है, कुछ और इसमें खास नहीं है। अब बस एक लास्ट टॉपिक आ जाता है और इसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का। डी एक्सचेंज। डी एक्सचेंज मतलब कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज। क्या आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। सर आ रही है। आ रही है सर। तो किसी ने बोला, दीपक डीएम ने बोला सर नो वॉइस डाल रखा है उसने। ठीक है, तो अगला है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन आता कैसे है? बेसिकली पहले से एग्जांपल देख लो और फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके और आइडेंटिफाई कैसे करना होता है कि गिवन कंपाउंड में whether there is any hydrogen that can undergo D exchange or not। तो अभी अभी हमने कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में ही देखा कि फॉर एग्जांपल ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, अगर ये हाइड्रोजन है तो इस केस में मान लो कि इसको हमने डाल दिया है OD माइनस D2O के मीडियम में। जनरल मीडियम क्या होता है? OH माइनस H2O, बट OD माइनस भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन को और CH3 CO माइनस CH2। अब अगली बार में क्या हो जाएगा कि और फिर ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2D। तो फिर से मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग यही हुआ है कि अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कंपाउंड अंडरगो करेगा डी एक्सचेंज को। और यही अगर क्वेश्चन पूछ लेता, वैसे तो ये एमसीक्यू में पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो सकते हैं। तो फिलहाल यही कि अगर अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है तो मतलब कि वो डी एक्सचेंज कर सकता है। तो बस इस एग्जांपल को नोट करके आप एक लाइन लिख लो कि इफ द कंपाउंड इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, if the carbonyl compound is having alpha hydrogen, if the carbonyl compound is having alpha hydrogen, then it can undergo
डी एक्सचेंज। और इस एग्जांपल को नोट कर लो। Sir, can you repeat? If the carbonyl compound is having alpha hydrogen, if the carbonyl compound is having alpha hydrogen, then it can undergo deuterium exchange, D exchange। एक तो क्वेश्चन ये आएगा इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इससे आप पहचान लोगे। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि क्या देगा कि देयर इज वन अननोन कंपाउंड एंड इन दैट अननोन कंपाउंड देयर इज या फिर देयर आर 6 हाइड्रोजन दैट कैन बी एक्सचेंज्ड बाय ड्यूटेरियम। तो इससे आप पकड़ लोगे कि भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं जो कि डी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि ये तो हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड को आपने आइडेंटिफाई किया। दूसरा होता है आपका जो ROH है, स्टाइलस क्यों नहीं काम करती है? एक सेकंड यार, ये स्टाइलस पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। एक सेकंड यार, जो थोड़ा स्टाइलस काम नहीं कर रहा है, एकदम देखता हूँ।
चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको ना? यस सर। ठीक है, स्टाइलस को पता नहीं क्या हो गया। चलो, तो नेक्स्ट है जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है जो कि अंडरगो करेगा ड्यूटेरियम एक्सचेंज, दैट इज बेसिकली अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी अगर हमने इसको D2O के मीडियम में डाल दिया है तो इसमें भी ये ROD हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि देयर इज कंपाउंड दैट कैन अंडरगो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, तो आप उससे ये मालूम कर लेना कि अगर उसने केवल एक अगर हाइड्रोजन बोला है कि केवल एक ही हाइड्रोजन है दैट इज अंडरगोइंग ड्यूटेरियम एक्सचेंज, तो आप समझ लेना कि वो अल्कोहल है। लेकिन मोस्ट लाइकली 99% चांस यही हुआ कि वो अल्कोहल होने वाला है। लेकिन अगर मल्टीपल हाइड्रोजन होंगे जो कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेंगे तो आप समझना कि ये कार्बोनाइल है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज अंडरगो कर रहा है। तो बस इन दोनों को आप नोट कर लो, और जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप चाहो तो सिंपल वर्ड्स में आप लिख लो, चाहे आपको याद रहे। आप सिंपल इसको टू मेजर क्लास ऑफ कंपाउंड undergoing the exchange. First is carbonyl compound having alpha hydrogen, and second is alcohol. तो बस यही इतना है इसमें अपना। अब आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कैसे शो करते हैं कोई भी कंपाउंड को 3D फॉर्म में, बस ये चीज जानना है। हाँ, तो सबसे पहला इसमें आता है वो तो आपका वेज डैश फॉर्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डालो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ structural representation of 3D molecule। तो फर्स्ट, अब देखो इसका जरूरत क्यों है, ये तो बहुत क्लियर है, क्योंकि कार्बन जनरली sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है उसका, तो हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होगा। तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल अगर है तो वो 3D में ही आएगा। अब 3D को पेपर पे हम कैसे शो करेंगे, तो इसके 3-4 तरीके हैं। तो 3-4 तरीके को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वो कैसे भी दे सकता है। और इनफैक्ट कभी कभी कन्वर्जन भी करना होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन कैन बी मेड टू गो। तो सबसे जो पहला टाइप का प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड वेज डैश प्रोजेक्शन। अब वेज डैश प्रोजेक्शन में ये होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, सपोज दैट ये अपना कार्बन है, तो इससे 4 ग्रुप लगा रहने वाला है। अब 4 ग्रुप में क्या होगा ना कि आप लोग मैथ्स का एक सिंपल फंडा होता है कि कोई भी 3 पॉइंट्स को वी कैन कीप इट इन वन प्लेन। आप सोच लो कोई भी 3 पॉइंट रहेगा ना, आप उसको उसके थ्रू एक प्लेन तो आप बना सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो कार्बन है, एक कार्बन जो सेंट्रल एटम है और उससे कनेक्टेड एटम नंबर, एटम ए, एटम बी, इन तीनों को हमने एक प्लेन में रख दिया। एक प्लेन मतलब कि ये जो हमारा स्क्रीन का प्लेन है ये, या फिर पेपर का प्लेन है वो। लेकिन बाकी जो 2 एटम होंगे वो एक स्क्रीन के बाहर होगा और दूसरा होगा वो जो स्क्रीन के अंदर होगा। तो जो एटम स्क्रीन के बाहर होता है उसको हम शो कर देते हैं सॉलिड वेज से, और इसको हमने डी कह दिया बिकॉज सी तो ऑलरेडी कार्बन हमने बोल रखा है ना। और जो स्क्रीन के अंदर जाएगा उसको हम शो कर देते हैं डैश से। So this is called dash
and this is called wedge. और चाहो तो ये भी लिख लो कि inside the plane, outside the plane. और जो ये दोनों हैं ए सी और ये बी कार्बन, ये तीनों क्या है, ऑन प्लेन। सर पेपर पे डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हैं, यूज तो आप कर सकते हो लेकिन इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा और कुछ खास इसका वैल्यू एडिशन होता ही नहीं आपके आंसर्स में, तो सजेशन ये रहा है कि यूज मत करना, टाइम फालतू का चला जाएगा इसमें आपका। ये तो हो गया पहला। देखो इस पर कुछ ऐसा खास एग्जांपल्स मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को कहीं ना कहीं मालूम होगा, ये आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। अब जैसे चलो एक सिंपल एग्जांपल करा देता हूँ मैं। एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हाउ मेनी एटम्स कैन लाई इन वन प्लेन, हाउ मेनी एटम्स इन वन प्लेन। तो अगर मैंने C2H4 बना का पूछा है तो इसमें इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, ये तो सिंपल यही हो जाएगा। कितने एटम्स हो जाएंगे इसके एक प्लेन में, ऑल 6 ऑल, ये हो गया। अगर मैंने ये पूछा है कि चलो पैराजाइलिन बना दिया है मैंने, तो इसमें एक प्लेन में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, इसमें ये मत भूलना कि यहाँ पर H भी लगा रहता है। 10 12 और थोड़ा सा और सोचो, 14 14 होने वाला है। 14 क्यों 14 होगा, ये तो सारे के सारे वन प्लेन में है ही क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन है हमारा। तो 6 तो यहाँ पर 6 तो यहाँ पर कार्बन हो गया एरोमेटिक वाला, फिर ये 4 हो गया अपना ये रिंग वाला, 6 + 4 10 हो गया। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन में तो हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पर C, तो C जो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये H ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि ये कार्बन है, जो कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना इनका, तो मैंने क्या बताया कोई भी 3 एटम का तो एक पेन में हो सकता है। तो ये और ये मतलब कि ये हम काउंट करेंगे और कोई एक हाइड्रोजन काउंट कर लिया हमने, तो फिर और सेम केस हमारा यहाँ पर होगा। तो कितना हो जाएगा 6 + 4 और +2 नीचे से 2 वाला और 2 नीचे से, कितना हो गया 14। अब चलते हैं सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज, आगे चले ना, सेकंड फॉर्म इज 100 second form is sawhorse प्रोजेक्शन। और sawhorse प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, सिंपल एक लाइन लिख लो कि here we represent groups with the help of upright y, ये upright है ना, and inverted y। Here we represent groups with the help of upright y and inverted y।
अब कैसे इसमें शो करेंगे, जैसे एक एग्जांपल देखो आप कि ये हमारा अगर कार्बन एटम है, तो अगर हम इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से हम देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ए या फिर बी लगा दो, यहाँ पर सी लगा दो, और फिर यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। तो कुछ ऐसा फील हो रहा है ना कि ए के सामने में अगर हम इधर से देखें तो ए के सामने में डी है, बी के सामने में ई है, और सी के सामने में एफ है। तो ये हो गया अपना, इसको हम कह देंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। कैसे? क्योंकि अगर जस्ट पीछे से हमने देखा ना यहाँ से, तो क्योंकि ए के जस्ट पीछे डी है तो डी अच्छे से नहीं दिखेगा, बी के जस्ट पीछे में ई है तो ई अच्छे से नहीं दिखेगा, और सी के जस्ट पीछे में एफ है तो एफ अच्छे से नहीं दिखेगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर इसी को मैं अगर शो करता हूं वेज डैश फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा लग रहा है ना कि ये प्लेन के अंदर में जा रहा है जो बी वाला है। अगर मैंने इसको घुमा दिया एक बारी गोल, या फिर चलो इसको आप ऐसे मत देखो, अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये आपने सी बना दिया, तो ये ए लग रहा है ना, जैसे स्क्रीन के अंदर जा रहा है। अगर मैं यहां से देखूं तो इसको अपन शो कर सकते हैं ए ऐसे, एंड देन ये वाला वेज ऐसे बी, एंड देन डी ऐसे, एंड देन ई ऐसे, और ये एफ ऐसे। ये कन्वर्जन भी हो गया इसी तरीके से। नेक्स्ट, ये तो हो गया अपना एक लिस्ट फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज दैट ये आपने बनाया कार एटम नंबर ए, एटम नंबर बी, एटम नंबर सी, और फिर से आप इधर से देख रहे हो इसको। अब यहाँ पर क्या है कि अब अपने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया, तो यहाँ पर क्या है, ये तो अपना इन्वर्टेड वाई है, और यहाँ पर क्या है, अपराइट वाई है। और फिर यहाँ पर मैंने एटम लगा दिया, फॉर एग्जांपल डी, ई और एफ। अब बताओ मेरे को कि अब अगर हल्का सा आप देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है ना कि जो ए एटम है, अगर हमने इधर से देखा तो डी और ई के कहीं ना कहीं बीच में दिख रहा है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं यहाँ से दिखेगा, प्रोजेक्शन इसका यहाँ पर आएगा, तो हमें डी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। सिमिलरली अगर ए और बी के बीच में देखे तो हमें प्रॉपर पीछे में डी भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पर कोई चीज छिप नहीं रहा है, मतलब कोई एक्लिप्स नहीं हो रहा है। एक्लिप्सिंग का मीनिंग क्या होता है? वही होता है ना लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, मतलब कोई पीछे के एटम छिप जाना। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या देते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म। और फिर से आप इजिली इसको कन्वर्ट कर लोगे वेज डैश में, वो भी इजी है। वो कैसे आप कन्वर्ट कर लोगे कि अगर आपने ए को रखा है पेपर पे, तो ये लग रहा है जैसे स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ये स्क्रीन के आउटसाइड सी। इसको आपने रखा अगर पेपर पे, ये डी, और ये अपना ई। ये कन्वर्जन हो गया। थर्ड इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। थर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। एफ गलत बन गया, एक सेकेंड, क्यों गलत क्यों बना इसमें?
चलो आगे न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है, इसमें आप एक बार एक लाइन लिख लो कि दिस प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स द साइड व्यू ऑफ मॉलिक्यूल। दिस प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स साइड व्यू ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें आपने कैसे करना है कि सबसे पहले जनरली ऐसा ही होगा कि आपने कन्वर्ट करना होगा 100 एंड हॉर्स को न्यूमैन में करना होगा। तो सपोज दैट आपके पास 100 हॉर्स में ऐसे बना हुआ है, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर, ये सी, सपोज दैट ये प्लेन में बना दिया हमने। इनका माइक ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर लो माइक को। DEF। अब आपको करना क्या है कि अब आपने ऐसे देखा है ना कि जैसे ये अपना वेज और ये डैश है, तो इसके आपने बीच में देखना है, मतलब आपका आई है ये कुछ यहाँ पर है, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि कोई भी 3D को मॉडल को हम 2D में प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि हमने बनाया पहले सर्कल, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि अगर हमारे लेफ्ट साइड में, हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया अपना D, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया D, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया अपना B, और नीचे में क्या है आपका कार्बन। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड आपके इस फॉर्म में नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट आपके पीछे है। और जस्ट आपने पीछे देखा है तो D और B के बीच में क्या है, अच्छा यहाँ पर ABCD, ठीक है, यहाँ पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर D लगा हुआ है तो कोई इशू नहीं। तो D और B के बीच में क्या है, ये अपना पीछे में D है। ये आपका लाइन केवल यहाँ तक जाएगा सर्कल के ऊपर तक, क्योंकि ये आपके पीछे में छिपा हुआ है बाकी का बॉन्ड। देन D और C के बीच में क्या है, E है, एंड देन B एंड C के बीच में क्या है, F है। तो अगर हमारे पास ये अगर स्टैगर्ड फॉर्म में है तो ये भी हमारे पास यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म में ही रहने वाला है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा जिनको पहले से मालूम होगा ना वो तो मेरे ख्याल से सो रहे होंगे वो लोग। अगला एक कन्वर्ट करना, ये तो हो गया आपका, क्या कहते हैं इसको, अगला आप एक एग्जांपल और कर लो जिसमें कि एक्लिप्स फॉर्म को कन्वर्ट करना है अपने एक्लिप्स फॉर्म में। तो यहाँ पर कर दो ABCDEF। अब क्या करोगे, फिर से ड्रॉ करो सर्कल ड्रॉ करोगे, ये तीनों 120 डिग्री पर, लेफ्ट हैंड साइड में A, राइट हैंड साइड में B, और नीचे में आपका C हो गया। अब A के जस्ट पीछे में है D, A के जस्ट पीछे में है D, तो बस हल्का सा राइट हैंड साइड में आप इसको D दिखा दोगे। देन B के जस्ट पीछे में है E, तो हल्का सा यहाँ पर E दिखा दोगे, और C के जस्ट पीछे में है F, तो हल्का सा यहाँ पर F दिखा दोगे। ये इसका हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगला आता है फिशर प्रोजेक्शन, फोर्थ इज फिशर प्रोजेक्शन। अब इसमें एक लाइन पहले आप लिख लो कि here horizontal and vertical lines are used, and vertical lines are used। और एक लाइन और लिख लो कि groups on horizontal line
lie above the plane and groups on vertical line lie below the plane. फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रोजेक्शन है और ये इंटरसेक्शन वाला कार्बन रहेगा, तो ये अपना अगर y x और b आपने बोल दिया है, तो ये जनरली एक्चुअली में कुछ ऐसा है। ये आपका ये बिलो द प्लेन A, देन ये प्लेन के ऊपर, ये y भी प्लेन के नीचे ऊपर, एंड देन b प्लेन के नीचे। तो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे x एंड y ये आपके तरफ आ रहा है आपको हग करने के लिए। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रखना, h से हॉरिजॉन्टल, h से हग, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हो गया। अब आते हैं अपन कन्वर्जन पे। कन्वर्जन करना है आपको वेज डैश टू फिशर। तो इसमें सिंपल आप सीधे नोट ही कर लो इस चीज को, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि प्लेस योर आई between wedge and dash, so that two groups come towards observer and two away from observer। अब क्या करना है आपको, अभी मैंने बताया कि जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा उसको आप पॉइंट कहाँ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और जो टू अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा, क्यों, ये ए और बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, इसको आप पॉइंट करोगे वर्टिकल लाइन पे। जैसे एग्जांपल, सपोज दैट ये आपका कार्बन है एंड इससे आपने लगा दिया है Br, F, Cl और ये I। अब क्या कह रहा है कि आपको देखना है यहां से, यहां पर आपका आंख है, तो इससे ऐसा लग रहा है ना कि F और Cl आपके तरफ आ रहा है। तो F और Cl आपके तरफ आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में F है, राइट हैंड साइड में Cl है, और जो आपका ऊपर जा रहा है Br और नीचे में जा रहा है तो I, ये आपका दूर दूर में है। हो गया कन्वर्जन। एक ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन का आज जरूरत पड़ेगा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि A, B, C, D, E, F, इसको आपको कन्वर्ट करना है फिशर में। तो फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कहाँ से, यहाँ से हमने देख लिया, और क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास कितना, ये 4 एटम्स एक लाइन में आने वाले हैं, तो यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। सबसे ऊपर में दिख रहा है साफ साफ कि A आएगा, इधर से देख रहे हैं हम, तो ये अपना दोनों कार्बन हो जाएगा, तो ये दोनों कार्बन हो गया, और नीचे में आ जाएगा अपना D। लेफ्ट हैंड साइड में B,
राइट हैंड साइड में C, फिर से B के जस्ट पीछे में E, तो यहाँ पर E लगा दिया हमने, C के जस्ट पीछे में F, तो ये हमने F लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना कि मान लो कि आपको इसको इस फॉर्म में दे दिया इन्होंने, कि आपके पास जो कंपाउंड है वो इस फॉर्म का है ABC और ये ऐसे, और यहाँ पर आपका है D और E और F। अब इस केस में क्या होगा कि इसको हम फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में है। एक A और C के बीच में क्या आ रहा है, F आ रहा है। तो इसी कारण यहाँ पर एक लाइन नोट कर लो कि फिशर कैन बी मेड इन, या फिर सॉ हॉर्स to Fisher projection can be done only in eclipsed form। अगर आपको इस फॉर्म में दे दिया है तो आपको तो मालूम है कि ये वाला सिंगल बॉन्ड है तो ये इजिली ये रोटेट कर सकता है, तो आप इसको खुद से ही आप इसको रोटेट कर लोगे। कैसे रोटेट कर लोगे, ये A B C है और इसके पीछे में बना दोगे ऐसा करके 3 बॉन्ड। अब हल्का सा इसको रोटेट करो, फॉर एग्जांपल हल्का सा आपने इसको ऐसे घुमाया है, इस साइड में घुमाया है, तो A के सामने क्या आ जाएगा आपका, D आ जाएगा, E चला जाएगा हल्का सा इधर, तो B के जस्ट पीछे में आ जाएगा आपका E आ जाएगा, और F हल्का सा आ जाएगा नीचे, तो C क्या पीछे में आ जाएगा, F आ जाएगा। तो ये आपको खुद से रोटेट करना पड़ेगा ताकि आप इस फॉर्म में शो कर सको इसको। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यस। चलो तो यही है मोर और लेस, काफी मतलब बहुत ज्यादा हमने जियो से देख लिया, कुछ इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। तो अब आ जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं कि मतलब वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं और